हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज आपकी कक्षा है 12, विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण टॉपिक समविभव पृष्ठ एवं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा दो प्रकार की है, गतिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप आज इस वीडियो में समविभव पृष्ठ एवं वैद्युत ऊर्जा के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ तो नाम से ही पता लग रहा है, समविभव समान विभव, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके ऊपर उपस्थित बिंदु समान विभव पर रहते हैं समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यही परिभाषा है इसकी कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, अर्थात बिंदु समान विभव पर रहते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब आप इसके गुण समझिए। गुण नंबर 1, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, अतः पृष्ठ के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। मान लीजिए ये कोई समविभव पृष्ठ है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसके मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि विभव जो है पृष्ठ समान है। A पर B वही विभव होगा जो कि B पर विभव है। अगर हम यहाँ विभवांतर डेल्टा V निकालें, V2 माइनस V1, तो ये V माइनस V समान विभव है। मान लीजिए कि ये V विभव हुआ तो ये 0 आ जाएगा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा समविभव पृष्ठ पर वो शून्य होगा। पॉइंट नंबर 2, पहले में विभवांतर शून्य, शॉर्ट में लिख रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। अब किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसमें जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। मान लीजिए हम कोई आवेश लिया है, किसी आवेश को हम बिंदु A से बिंदु B पर ले जा रहे हैं, तो इसमें जो किया गया कार्य है W बराबर वो 0 होगा। तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। नंबर 3, समविभव पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर एक अभिलंब खींच दिया है। ये लंबवत है, लंबवत समतल के ऊपर खींचा गया लंब हुआ। तो समविभव पृष्ठ के ऊपर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अभिलंबवत। फोर्थ, कोई भी दो समविभव पृष्ठ परस्पर नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर दो अभिलंब खींचे जा सकते हैं जो कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो कि असंभव है। तो जैसे मान लीजिए ये दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, ये आपका कटान बिंदु हुआ। एक पृष्ठ एक इस पर अभिलंब मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरा पर अभिलंब खींचा जाएगा ये।
तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा A1 और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा A2, और ये एक ही बिंदु पर है, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है, तो ये असंभव है। इसलिए कोई भी दो समविभव पृष्ठ परस्पर नहीं काटेंगे। समविभव पृष्ठ परस्पर नहीं काटते हैं। पांचवा, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ पर समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ पर समविभव पृष्ठ दूर दूर होती है। ऐसे ही विद्युत बल रेखाएं भी है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है, वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होता है वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है। तो उसी प्रकार भी हमारे जो समविभव पृष्ठ हैं ऐसे ही होते हैं, प्रबल विद्युत क्षेत्र में पास पास होते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। प्रबल में पास पास और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में ये दूर दूर होते हैं। तो ये आपके 5 गुण हुए समविभव पृष्ठ के। अब हम आवेश वितरण के आधार पर समविभव पृष्ठ समझेंगे। तो आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ। इसमें पहले पढ़ लेते हैं कोई विलगित बिंदु आवेश के लिए तो किसी बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होते हैं वे उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर इसके चारों ओर जो गोलीय पृष्ठ खींचे जाएंगे वे समविभव पृष्ठ होंगे। मान लीजिए क्यू आवेश था, तो ये आपके समविभव पृष्ठ है। और ये आपका बिंदु आवेश। विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? तो ये विलगित कोई बिंदु आवेश है उसके लिए जो है ये गोलीय पृष्ठ होते हैं। जो कि उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे जाते हैं, अर्थात उनका केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। नंबर 2, रेखीय आवेश के लिए। रेखीय आवेश कैसा होता है? जो एक रेखा में होता है। मान लीजिए ये कोई रेखीय आवेश है, कोई चालक तार है,
तो रेखीय आवेश में जो समविभव पृष्ठ होते हैं वे उस रेखीय आवेश को अक्ष लेकर खींचे गए बेलनाकार गोलीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। तो अगर हम इसको अक्ष मान करके और बेलन बनाएं तो ये आपका एक पृष्ठ हो गया। मान लीजिए एक पृष्ठ और खींचना है। तो ये आपके समविभव पृष्ठ। और ये आपका रेखीय आवेश। तो ये कैसे होते? ये होते हैं बेलनाकार। ठीक है। तो रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचे गए समान अक्षीय समाक्षीय खींचे गए बेलनाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो ये बेलनाकार होते हैं। इसके बाद नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव, ये आप जानते होंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो परस्पर बराबर परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इधर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये अति अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। अब इसके कारण जो गोलीय पृष्ठ होंगे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएं। वैद्युत बल रेखाएं आपको पहली वीडियो में पढ़ाया गया था। वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं इनकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ये इनकी दिशा दिखा सकते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं अब इसके जो अगर हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो ऐसे खींचे जाएंगे। तो ये आपके समविभव पृष्ठ हुए। समविभव पृष्ठ और ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। तो इस टाइप से आपके समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ खींचे जाएंगे।
अब यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, दोनों आवेश समान हो, अर्थात समान, इन दोनों की समान प्रकृति हो। मान लीजिए प्लस प्लस के आवेश हैं, तो ये प्लस आवेश, दूसरा भी प्लस आवेश, तो इसके लिए भी हमने वैद्युत बल रेखाएं खींची थी, ऐसे खींच सकते। ये इसको मिलाने वाले अक्ष हुए दोनों को, ऐसे ही इसमें अब इसकी दिशा दिखाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ऐसे ही दूसरे आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इसमें जो समविभव पृष्ठ खींचे जाएंगे, तो ये समविभव पृष्ठ हुए यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। यदि ये दोनों आवेश माइनस माइनस हो तो ऐसे ही खींचे जाएंगे, बस केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, जो कि बाहर की ओर है वो अंदर की ओर होगी, आवेश की ओर, केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, बाकी जो आकृति है वो सेम रहेगी यदि दोनों आवेश माइनस माइनस है। तो ये आपने समविभव पृष्ठ पढ़ा, उनके गुण पढ़े और आवेश वितरण में समविभव पृष्ठ कैसे होंगे वो समझे हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था वैद्युत ऊर्जा। तो ये दो प्रकार की होती है, वैद्युत गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम इससे पहले पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। माना, ये जब माना करके लिखेंगे, जो हम फिगर बनाएंगे उसके बारे में। मान लीजिए कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है और जिस पर आवेश q है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करेगा F, ये पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर कण पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिससे ये अगर चलने के लिए स्वतंत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है, अर्थात गति करने लगता है, और इसकी गति त्वरित होती है। अब मान लीजिए ये x दूरी तय करने के बाद ये A बिंदु है और दूसरे बिंदु B तक पहुंच जाता है और B पर उसका वेग v हो जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक ये स्थिर है, u का मान 0 है और अंतिम वेग v हो गया है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो उसने दूरी तय की है वो x है। तो ये सब कुछ इसमें लिखेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश
गति के लिए कण पर बल कण पर वैद्युत बल F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q होता है। तो जब F निकालेंगे Q E आ जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कण पर लगने वाला बल F Q E होता है। अब चूंकि यह गतिमान है, तो न्यूटन के नियम से जो F है वो होता है M इंटू ए। तो इस F की जगह M A लिखेंगे, M इंटू ए बराबर आ जाएगा Q इंटू ई। तो A बराबर आ जाएगा Q E अपॉन M। तो ये आपका त्वरण आ गया है। इसके बाद विस्थापन कितना हुआ है x। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विस्थापन है वो x है। प्रारंभिक वेग u, ये 0, क्योंकि प्रारंभ में जो कण है वो स्थिर अवस्था में रखा गया है, तो प्रारंभिक वेग आपका u हुआ। तो अब हम गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s विस्थापन। मान रखेंगे इसमें, मान रखने पर v स्क्वायर बराबर u 0 है, 0 का वर्ग करेंगे, प्लस 2a अभी निकाला, ये आया है Q E अपॉन M। S विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन S बराबर है x। तो v स्क्वायर बराबर आ गया है 2QEX अपॉन M। अगर हमें यहाँ कण का वेग बताना है तो v बराबर आ जाएगा √2QEX अपॉन M। तो ये वेग का फॉर्मूला बन गया है। अब चूँकि E इंटू एक्स को हम विभवांतर लिख सकते हैं, v विभव, तो हम इसको विभव के रूप में भी लिख सकते हैं। v बराबर √2QV, अब v आ जाएगा v अपॉन M। अब हमें इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। ये वेग का सूत्र हुआ। अब मान लीजिए कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा K बराबर होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। तो यहाँ पर कण का द्रव्यमान m है और वेग v स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, v स्क्वायर का मान रख देंगे 1/2m इंटू v स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 2QEX आया था पहले, इंटू m। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा QE इंटू एक्स। तो ये गतिज ऊर्जा आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में। अब चूँकि E इंटू एक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी, ये विभव के समान होती है v, तो इसलिए K बराबर QV। तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन गया है। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा जो है वैद्युत गतिज ऊर्जा QV होगा, Q आवेश है, V विभव या विभवांतर है। अब मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ये। इसके कुछ और मात्रक भी है। एक मात्रक होता है इसका EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये गतिज ऊर्जा का छोटा मात्रक है। अब यदि हमें इसको जूल में बदलना है तो EV बराबर E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। विभव होता है 1। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह ऊर्जा है। इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो इलेक्ट्रॉन को हमें 1 वोल्ट से त्वरित करना है, तो जो त्वरित होने पर ऊर्जा प्राप्त करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। तो हमने इसके मान रख दिए है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और V विभव 1 वोल्ट है। तो ये आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होती है। इसके अन्य मात्रक भी है, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये होगा 1000। 1000 मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻³ गुणा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल आए हैं? 6 10⁻⁻19। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएंगे 1.6 10⁻⁻19 है, +3 है तो ये प्लस के घट जाएंगे, -16 जूल। ऐसे ही 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। तो 10⁻6 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 इक्वल टू यह आ जाएगा 1.6 10⁻⁻, अब ये प्लस की 6 घात है, ये माइनस की 19 है, तो माइनस के 13 बच जाएगा। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दिया है। तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻, प्लस के 9 है, माइनस के 19 है, तो ये माइनस के 10 बच जाएगी जूल। तो ये इसके अन्य मात्रक है जो हम आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। अब आती है आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है? देखो, आपने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात वे आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने में या फिर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। वह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और जिसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी परिभाषा दे सकते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन 2 आवेशों को अनंत से परस्पर पास ला करके बने निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये आपकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है। तो इसका व्यंजक करेंगे। मान लीजिए एक निकाय है, ये 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। तो हम 2 बिंदु आवेशों के लिए निकालेंगे। 2 बिंदु आवेशों के लिए मान लीजिए एक निकाय है जो 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। ये Q1, ये दूसरा आवेश Q2, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो R है, और इनके बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है। तो हमें इसकी वैद्युत यहाँ पर इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा दूसरा आवेश है Q2, इसको हम अनंत पर मान लेते हैं।
तो माना आवेश Q2 ये कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, तो आवेश Q1 के कारण ये बिंदु A, बिंदु B, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, तो इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 और अवैद्युतांक K आवेश Q1 अपॉन दो बिंदु की दूरी B R, ये हुआ। अब दूसरे आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाया गया है, तो दूसरे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W। तो ये विभव की परिभाषा से भी लिख सकते हैं। तो कार्य क्या होगा, Q इंटू वी। Q इंटू वी होता है तो Q है Q2 गुणा V। इस बिंदु पर V का मान कितना है, V विभव निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q अपॉन R, Q1 अपॉन R। तो W बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R। अब यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आ गया है। यदि दोनों आवेशों के बीच में वायु या फिर निर्वात हो, तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो होगा 1। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये सूत्र होगा। और चूँकि आंकिक प्रश्नों के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो U बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R। ये हम आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करते हैं, सीधे हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये आपने समविभव पृष्ठ और वैद्युत ऊर्जा जो दो प्रकार की थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तथा आवेशित कण का वेग, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग, ये पढ़ा है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।